Okay, Assalamu alaikum class. Okay, today's our topic is stress and its management. Everyone in our lives, we face the stress in many forms. Okay. What do you mean by stress? Anything which can cause extreme emotions or extreme feelings or something you cannot manage, you cannot deal with, you cannot cope with. All these physical and emotional reactions came, these are known as stress. Okay, बाकी हम डिटेल आगे देखते हैं कि स्ट्रेस किस okay जी. Okay, it was defined by a scientist Hans Selye. He first time introduced the term stress in physiology. Okay, he defined the stress as the rate of wear and tear in our body. Okay, the state which is manifested by a specific syndrome which considered of all the non-specifically induced changes within a biological system. Okay, he called it general adaptation syndrome. ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, फिजिकली, इमोशनली, और जो वेयर एंड टेयर है किसी भी चीज के रिजल्ट में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. ठीक है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मीन्स कि हम जनरली चीज़ों के साथ कोप अप किस तरह करते हैं और अडेप्ट किस तरह करते हैं. एनी स्टिमुलस प्लेइंग अपॉन बॉडी रिजल्ट इन certain physiological changes in body. Okay, every individual has a personal view of stress cognitive appraisal. It means stress is a subjective feeling. ठीक है, हर किसी के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट है. ठीक है, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते, सब नॉर्मल, सबकी एक बॉडी है, दो आंखें, नाक, कान, ब्रेन, हार्ट, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब कुछ लोग एक चीज को बहुत स्ट्रेसफुल लेते हैं. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वो चीज मैटर ही नहीं कर रही. जस्ट लाइक कि एक स्टूडेंट के लिए प्रॉफ बहुत बड़ी चीज है. ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने इतना बॉदर नहीं किया उसको, या कुछ भी ऐसे, एक के लिए हॉस्टल स्ट्रेस है, एक के लिए स्ट्रेस नहीं है. कोई भी चीज, डिफरेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव जो है, फेल हो जाना है, टेस्ट फेल होना, एक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन एक के लिए ऐसे हो गया जैसे दुनिया खत्म हो गई है. ठीक है, तो हर किसी की सब्जेक्टिव फीलिंग है, हर कोई अपने उसके मीनिंग में देखता है. आपकी क्या परसेप्शन है. ठीक है, एक एनवायरनमेंट की जो है वो परसेप्शन होती है ना. ठीक है, stress is induced by a stimulus known as the stressor. Stressor may be physical or psychological in nature and place an excessive demand on an individual. अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेस तब फील होता है जब फिजिकल इमोशनल रिएक्शन आए किसी भी ऐसी चीज पे के रिएक्शन में जो कि हम परसीव करें कि ये हमारी कैपेबिलिटी से बाहर है, ये हमारे रिसोर्सेज से ज्यादा है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस, सिक्योरिटी स्ट्रेस, और लाइक इस तरह के जितने भी स्ट्रेसेस हैं हमारे. ठीक है, अब ये परसेप्शन किसकी बेस पे होती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे. ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट, सोशल सपोर्ट, आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं. ठीक है, stressors have the quality to bring about a physiological change in the body of a person. ठीक है, some stressors produce impact in short span, other influence the person gradually over time. Okay, short span का stress कौन सा है, टेस्ट का स्ट्रेस है, दो एक दिन पहले हुआ, टेस्ट हो गया, दैट्स इट, उसका स्ट्रेस खत्म. प्रॉफ का स्ट्रेस है, वो महीनों चलता जाएगा, फिर वो प्रॉफ हो गया, स्ट्रेस खत्म, आप अगली
क्लास में प्रमोट हो गए। लेकिन जिस तरह डिसेबिलिटी है कोई, क्रोनिक डिजीज है कोई, ठीक, इसका क्या है, ये ग्रेजुअल ओवर द टाइम रहता है। ये स्ट्रेस ये खत्म नहीं होता, लाइफ लॉन्ग चल रहा होता है। जो चीजें लाइफ लॉन्ग परेशान करती हैं वो ग्रेजुअली उस स्ट्रेस से इंसान अफेक्ट होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? So, stress is the process of appraising and responding to events which we consider threatening or challenging. ठीक है, stressor is the event or condition which we view as threatening, challenging or overwhelming. Appraisal means आप किस चीज को किस point of view से देखते हैं. Refer to deciding whether to view something as a stressor. ठीक है ना, जिस तरह किसी के लिए फ्रेंड का नाराज होना भी स्ट्रेस है, किसी के लिए वो स्ट्रेस है ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये हो जाए तो हो जाए नाराज। ठीक है, stress reaction, any emotional and physical responses to the stresses such as rapid heartbeat, ठीक है, elevated cortisol and crying. स्ट्रेस में होता है ये कोई चीज बहुत इस तरह से अफेक्ट करती है आपको, रोना भी आ जाता है। ठीक है, एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, रैपिड हार्ट बीट है। हमेशा जब भी आप परेशान होंगे किसी भी वजह से, कोई भी थ्रेट है किसी चीज का भी, तब रैपिड हार्ट बीट होगी। वायरस से पहले थ्रेट होता है एक, ठीक है, पता नहीं कैसे परफॉर्म करेंगे, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उस टाइम उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, या अपने सामने आपने कोई रॉबरी का सीन देख रहे हैं, कोई मर्डर का सीन देख रहे हैं, तब भी ये सब कुछ है, वो सब स्ट्रेसेस, ये तो बड़े बड़े हैं। स्ट्रेस तो इवन ये भी हो सकता है कि जी अगले की कोई बात आपको बुरी लग रही है और आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे, वो भी एक स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। ठीक है, आप एक चीज को कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी टाइप बहुत मैटर करती है। जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो हर चीज का स्ट्रेस लेते हैं, टाइम से खाना नहीं मिला, टाइम से होमवर्क नहीं हुआ, टाइम से मीटिंग नहीं हुई, और जल्दी जल्दी हरी अप, ये जल्दी कर लो, वो भागते फिरते दौड़ते नजर आएंगे। ठीक है, चीजें मिसमैनेज या चीजें मैसी हुई भी उनसे बर्दाश्त नहीं होंगी। ठीक है, टाइप बी पर्सनालिटी के लोग उतने रिलैक्स कूल काम होते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेट हो रही है, कोई चीज मिस हो रही है, दे डिडंट बॉदर। ठीक है, क्यों, उनके लिए वो चीज स्ट्रेस नहीं है। इसलिए स्ट्रेस इज ऑल अबाउट परसेप्शन, आप किस तरह उस चीज के परसीव कर रहे हैं। ओके ओके, अब हम देखते हैं थ्रेट और चैलेंज किस तरह से फील होता है। प्राइमरी अप्रेजल इज अ स्ट्रेसर, वही बात हुई है, एक एक किसी के लिए कोई प्रॉफ है, कोई एग्जाम है, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब है, या व्हाटएवर, कोई भी टास्क है। ठीक है, टास्क इवन छोटा सा टेस्ट हो सकता है, छोटी सी प्रेजेंटेशन हो सकती है, या आपके लेवल पे कोई भी छोटा सा कोई भी काम हो सकता है। अगर तो वो आपको स्ट्रेसर फील हो रहा है, ठीक है, फिर तो वो सेकेंडरी अप्रेजल की तरफ जाएगा, मतलब सेकेंडरी आप उसके बारे में सोचेंगे। अगर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा आपको उसके सोचने के बारे में, अच्छा ठीक है, टेस्ट ही है, अच्छा ठीक है, इंटरव्यू है, हो जाएगा, जी वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो आपको स्ट्रेस फील नहीं होता तब तक तो आप इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब आपको वो चीज स्ट्रेसर फील होती है कि हाँ ये कोई काम है, कोई बड़ी चीज है, कुछ पता नहीं मेरे से हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, कैन आई हैंडल इट। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही आता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा मुझसे। अगर उसके बाद अगर आप इतना श्योर अपने आप को करा ले, हाँ मैं ये टेस्ट परफॉर्म कर लूंगी, हाँ मैं ये वाइवा दे दूंगी, हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगी, ठीक है, तो देन वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। ठीक है, आप स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करते, वो उसको चैलेंज लेते हैं और उसको कर लेते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा आप इस चीज को नेगेटिव ले लेते हैं, नहीं मैं तो ये कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये मेरे से तो नहीं पास हो सकता, पता नहीं कैसे लोग पास करते होंगे, इसके लिए तो इतना पढ़ना पड़ेगा, या मेरे पास नॉलेज नहीं है, या मेरे पास स्किल नहीं है, व्हाटएवर, जब स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा तो तब वो एक थ्रेट बन जाएगा। ठीक है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे जब उस स्ट्रेस को
तो देन वो थ्रेट हो जाएगा। जब आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे तो वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। जब कोई चीज़ चैलेंज बन जाती है तो आप उसको सक्सेसफुली कर भी लेते हैं, उस चैलेंज को ना, उसको एटलीस्ट करने की ट्राई ज़रूर करते हैं। लेकिन जिस चीज़ से आप थ्रेट होता है वो आप करने की ट्राई भी नहीं करते, आप वहीं पे डर जाते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक, इस चीज़ की क्लियर हो गया कि थ्रेट किस तरह है और चैलेंज किस तरह है? क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। हाँ, फैक्टर्स किस तरह से, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे स्ट्रेस फील होता है हमें, ठीक है? 2 तरह से, एक इंडिविजुअल का है, यानी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरे फैक्टर्स हैं जो बाकी उन चीज़ों से, परसेप्शन ऑफ द इवेंट, ठीक है? पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंथ, बायोलॉजिकल एसेट, सोशल सपोर्ट। अब परसेप्शन ऑफ द इवेंट, जिस तरह हमारी प्रॉफ के बारे में या रॉबरी के बारे में या मर्डर्स के बारे में, इसके बारे में क्या परसेप्शन है, हम इसको क्या परसीव करते हैं, ठीक है? स्ट्रेस तो है ना, या कहीं पे आग लग गई है, या व्हाटएवर, हॉस्टल जाके रहना है, या बिल्कुल एक अननोन जगह पे जाना है। कुछ लोगों को इवन स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, स्ट्रेंजर एग्जैक्ट, ठीक है? वो एक अननोन जगह पे जाके स्ट्रेसफुल फील करते हैं, ठीक? ये पर्सनालिटी का पार्ट है। तो क्या होता है कि वो किस तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट थ्रेटनिंग लग रहा होता है या चैलेंजिंग लग रहा होता है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ इस तरह का है जिसमें उनकी एनर्जी, रिसोर्सेज कुछ यूज होगा और उसके बाद एक आउटकम होगा जिसका उनको खुद भी नहीं पता कि वो ठीक होगा या गलत होगा, ठीक है? अब दूसरी चीज डिपेंड करती है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर किसी की पहले प्रॉफ में सप्ली आएगी, वो अगले प्रॉफ में ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा, ठीक है? ये किसी ने सप्ली के बाद, ओ सॉरी, एनुअल के बाद सप्ली का एग्जाम देना है, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा क्योंकि उसका पहले एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, ठीक है? तो अगर किसी के पहले वाइवास अच्छे नहीं हुए हुए या कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ उसमें आ जाता है। कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं है या किसी ने इतना पढ़ा नहीं है, ठीक है, या किसी ने इतना परफॉर्म करके नहीं देखा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो वो चीज उसकी स्ट्रेंथ में नहीं है, वो वीक है वहां पे उसकी स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ वीक होगी तो वो उस इवेंट को ज्यादा स्ट्रेसफुल परसीव करेगा। उसके लिए वाइवा देना या वाइवे के टाइम पे कोई कुछ भी परफॉर्म करके दिखाना, ठीक है, पेशेंट के साथ डील करके दिखाना। जब आप थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में अपने एग्जाम्स दोगे, वाइवास दोगे, तो उसमें आपने एग्जामिनर के सामने पेशेंट से डील करना है, ठीक है? अगर तो आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की होगी, आपको लगेगा कि मेरे पास इतनी स्किल है, देन तो आप एज अ चैलेंज उसको कर लोगे। लेकिन जब आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ वीक होगी, इस मीनिंग में कि आपने एक्सरसाइज नहीं की हुई, आपने उसके ऊपर पूरी कमांड नहीं हासिल की हुई इस टॉपिक के ऊपर, देन आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो वीक स्ट्रेंथ इस तरह उस चीज को आपके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देती है। जैसे जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होता, टेस्ट देने में या प्रॉफ देने में उसको ज्यादा टेंशन हो रही होती है, ठीक है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, ठीक है? जिसने पढ़ा हुआ होता है वो आराम से रिलैक्स बैठे होते हैं, कर लेते हैं परफॉर्म। बायोलॉजिकल बायोग्राफिकल एसेट्स मीन्स आपने उससे रिलेटेड कितनी एफर्ट की हुई है या आपको पहले से क्या क्या मिल गया उसके बारे में। सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट एक दूसरे को हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में देते हैं। जिस तरह आपके किसी फ्रेंड की सप्ली आ जाए या डिटेंशन हो जाएगा, तो आप सोशली उसको और इमोशनली उसको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है? उसके घर वाले उसके साथ सपोर्ट करेंगे या उसको एग्जाम्स की तैयारी कराने में सपोर्ट करेंगे, देन तो वो उस स्ट्रेस के साथ कोप अप करना उसको थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन उसकी स्ट्रेस की, उस इवेंट की परसेप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके लिए वो इवेंट बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, ठीक है? और कौन से फैक्टर्स हैं? रेस, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अर्ली डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस, ठीक है? फीमेल्स जरा ज्यादा स्ट्रेस फील करती हैं हर चीज का, ठीक है? एज के हिसाब से बड़ा डिपेंड करता है। छोटे बच्चे होते हैं जिनको उनको ज्यादा चीजों की परवाह नहीं होती, उनके लिए स्ट्रेस होते हैं उनके टॉयज टूट जाना भी उनके लिए स्ट्रेस होता है, ठीक है? वो उसी पे रोना धोना डाल देते हैं कि ये जुड़ नहीं रहा, ये टूट क्यों गया है, उनके लिए स्ट्रेसफुल होता है। बहुत छोटे से बच्चों को ले ले तो खाना पीना बताना जिनको नहीं आता, वो स्ट्रेसफुल होकर रोना शुरू कर देंगे, ठीक है? जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, एनवायरनमेंट में चेंजेस आती जाएंगी, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स चेंज होती जाएंगी, उस तरह से आपके
स्ट्रेस भी चेंज होते रहेंगे। आपकी एज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है जी पढ़ने का है, करियर का है, प्रोफ़ेशन का है, ठीक है? कि हमने कैसे पढ़ना है, कैसे आगे चलना है। मैरिटल स्टेटस कहा जाता है, मैरिड लोग बाज़ औक़ात मैरिड लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बाज़ औक़ात अनमैरिड लोग ज़्यादा होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड उनका एनवायरनमेंट किस तरह का है और वो उस एनवायरनमेंट को किस तरह से परसीव करते हैं, ठीक है? इट इस पे डिपेंड करता है। अगर तो अनमैरिड पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, कोई ख़ास फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नहीं है उसको, तब तो ठीक है। उसके लिए मैरिड लाइफ एक स्ट्रेसफुल होगी कि जी शायद ये बात तो ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं, ये वो सब कुछ। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे बहुत डिपेंड करता है स्ट्रेस, ठीक है? एक जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर है, अगर अच्छा एग्ज़ाम्स पास कर लेंगे, वो अच्छी आराम से जॉब मिल जाएगी या व्हाटएवर बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, स्टेबल हो जाएँगे, उनके लिए वो चीज़ें कम स्ट्रेसफुल रहेंगी। वो आगे लाइफ में मूव ऑन ईज़िली कर लेंगे। लेकिन जिनके लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं, उनके लिए किसी भी करियर को, किसी भी चीज़ को परस्यू करना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी हर्डल्स आ रही होती हैं, कभी फाइनेंशियल आ रही होती है, कभी सोशल आ रही होती है, कभी फैमिली की कोई हर्डल आ रही होती है, ठीक है? किसी भी चीज़ को परस्यू करने के लिए उनको ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी हद तक स्ट्रेस के साथ जो है वो लिंक करता है इस तरह। अर्ली डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो हमने एक स्टेज हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से एरिक्सन में, स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ठीक है? अब जिन लोगों का वो स्टेज डैमेज होगी, ठीक है, वहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, मिसट्रस्ट होगा। अब उनका अर्ली क्या है, अर्ली डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कोई भी अगर नया काम शुरू करना होगा या कोई भी काम करना शुरू करना है, वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनमें स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा। पता नहीं ये बंदा मुझे धोखा ना दे के चला जाए या फलाँ मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कुछ, वो मतलब नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है? जब वो नेगेटिव ज़्यादा होगी उनकी परसेप्शन, तो ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रेस का लेवल और स्कोर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी ने अर्ली डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट देखा है, ये शुरू से कुछ चैलेंजिंग रहा है, उन्होंने करते रहे हैं, उसको पास ऑन करते रहे, उनको एनकरेजिंग एनवायरनमेंट मिला, ठीक है? इवन स्टडीज़ में अगर आप देख लें, करियर में देख लें, जिनको ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है कि कभी ग्रेड्स कम आ गए, कभी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सके या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सके। लेकिन उनको इस चीज़ पे जो है वो स्नब नहीं किया गया, उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो उन लोगों में स्ट्रेस की परसेप्शन कम होगी, वो उस चीज़ को कम स्ट्रेसफुल परसीव करेंगे, आराम से ईज़िली पास ऑन करेंगे। ठीक होगी बात, यहाँ क्लियर हो गया कि किस-किस तरह से ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? ओके, आगे हमारे पास वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रेस, कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं जिन पे डिपेंड करता है स्ट्रेस? वो तो सारे फैक्टर्स थे, हर इंडिविजुअल के जिस-जिस तरह से डिफरेंट होंगे, बिल्कुल उस तरह से वो आते हैं। अब वेरिएबल, लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल, हमने जो बात पढ़ी हुई है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज की हिसाब से, ये वहां पे आ जाते हैं। जो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट्स, ठीक है, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इंटरनल, ठीक है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, वो अपने तरीके से चीजें करते हैं और उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं होता, उनके लिए वही चीज स्ट्रेसफुल होती है जो एक आम किसी और के लिए, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल आम सा होता है। जस्ट लाइक गैदरिंग में जाना, शादियां अटेंड करना, इंट्रोवर्ट लोगों को ये चीज बड़ी स्ट्रेसफुल लगती है कि यार शादी में जाना पड़ेगा, गैदरिंग में जाना पड़ेगा, 10 लोगों में बैठना पड़ेगा, उनके लिए ये चीज स्ट्रेसफुल है। लेकिन जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, ठीक है, जिस तरह एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होते हैं, उनके लिए वो चीज बड़ी चेयरफुल है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेस वेरिएबल करता है। उनको एक्सट्रोवर्ट्स को हमेशा गैदरिंग्स में, पार्टीज में इस तरह से जाना बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज खुल के बाहर शोर मचाते फिरते हैं, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ये बड़े आराम से दूसरों के साथ अपनी चीजें, बातें, ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर लेते हैं, ठीक है, हर जगह हंसी मजाक हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, उनको ये चीजें अच्छी लगती हैं, उनके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होती। लेकिन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए यही चीजें स्ट्रेसफुल होती हैं, बाहर जाना, उठना बैठना,
दो 2-4 लोगों में, डिफरेंट लोगों में, ठीक है? उनके लिए पसंद नहीं होता। और ओपननेस टू चेंज, जो लोग होते हैं नीड फॉर स्टिमुलेशन एंड ओपननेस टू चेंज में, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी स्टिमुलेशन की जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, कुछ कुछ पढ़ने के लिए, कुछ कोई काम उनसे करवाने के लिए। जब तक उनको एक स्टिमुलस नहीं मिलता वो तब तक कर नहीं पाते, ठीक है? तो तब तक उनके लिए वो चीजें फिर स्ट्रेसफुल रहती हैं। लेकिन जैसे ही उनको कोई स्टिमुलस मिल जाता है, कोई मोटिवेशन मिल जाती है वही काम करने के लिए, तब वो उनके लिए स्ट्रेसफुल नहीं रहता। कोई भी एग्जाम है, प्रॉफ है, किसी की भी तैयारी करनी है। जो लोग ओपननेस टू चेंज होते हैं, ये सारी हमारी पर्सनालिटी की जो टाइप्स हैं, उनके ट्रेट्स हैं, उनके साथ लिंक होता है। जो हमने पढ़ी थी बिग 5 में, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़े थे, तो उसके हिसाब से बड़ा लिंक है। जिनमें ओपननेस ऑफ चेंज होती है ना, उनमें स्ट्रेस कम होता है, ठीक है? जिस तरह टाइप ए पर्सनालिटी के लोग हैं, उनकी अगर चीजों की तरतीब ही चेंज हो जाए तो वहां पे ही स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, ठीक है? उनको वहां पे गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक दूसरे जो टाइप बी या पर्सनालिटी के लोग हैं, जिनको चीजों की तरतीब चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो क्या होता है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चेंज को बर्दाश्त कर लेते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है? ओपननेस मीन्स कि वो वेलकम करते हैं, जो भी चेंज हो उसको वेलकमिंग है, ठीक है? उसके लिए नहीं है। इसी तरह जिस तरह आजकल कोविड है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज स्ट्रेसफुल है कि हर वक्त मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइजर लगाओ और ये वो। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो चेंज हो गया, अब इसी के साथ अडेप्ट कर जाएंगे। जिनमें ये अडेप्टेशन वाली चीज जितनी ज्यादा होती है हर मामले में, वो उतना कम स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर हुई कि किस तरह हम जब फ्लेक्सिबल होते हैं, जब अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को, ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी चीज के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, तब हमारे लिए इजी हो जाता है चीजें। इसीलिए हो जाती हैं कि आप उतने स्ट्रेसफुल नहीं हो रहते, ठीक है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप लोगों ने पीछे पढ़ी थी। जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज तक पहुंच जाते हैं, मोटिवेशन की स्टेज में, उनमें स्ट्रेस कम होता है। उनको इधर उधर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुके होते हैं, या वो जो काम कर रहे होते हैं वो उस पर इस कदर सेटिस्फाइड होते हैं कि फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वो तमाम वेरिएबल्स खत्म होते जाते हैं। कोई कुछ कहे या कोई भी उसके रिजल्ट्स आते जाए, उन लोगों को इस चीज से कंसर्न नहीं होता। वो इतने सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब वो सेल्फ एक्चुअलाइज। मोटिवेशन की स्टेजेस हमने पढ़ी थी ना, जो मैस्लो की हायरार्की है, ठीक है? तो लास्ट स्टेज उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है। जब आपकी तमाम नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं, तब आप एक सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेट पे पहुंचते हैं, ठीक है? उस स्टेज पे आके फिर आपको बाकी लोगों की बातों से, चीजों से, ठीक है, कम फर्क पड़ता है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब ये सारे वेरिएबल्स खत्म होते जाएंगे, तो स्ट्रेस का लेवल काफी कम होता जाएगा। तो जितनी सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेट होगी, सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे आप, उतना ज्यादा आपको जो है वो स्ट्रेस कम होगा। यूज ऑफ डिनायल, जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में डिनाइल में रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, मींस कि 2 दिन बाद टेस्ट है या 2 महीने बाद प्रॉफ है, जब तक आप इस चीज के एक्सेप्ट कर लेंगे, आप कुछ ना कुछ उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन जितना लंबा अरसा आप डिनाइल में रहेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। एक चीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसके लिए कुछ वर्क नहीं करेंगे, ठीक है? जब तक कोई होमवर्क नहीं करेंगे, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगी। सोशल सपोर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनालिटीज होती हैं उनके लिए बड़ा जरूरी होती है सोशल सपोर्ट। ये हाँ जी, मैं जो भी काम करूँ 4 लोग आके उसकी तारीफ कर दें, तो वो लोग बड़े मोटिवेट हो जाते हैं। उनको एक नीड फॉर स्टिमुलेशन उनकी पूरी हो जाती है कि उनको जो स्टिमुलस चाहिए होता है वो पूरा हो गया है, ठीक है? तो वो बड़ा खुश होके उसको और अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। और जब और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। या सोशल सपोर्ट, किसी को भी कोई फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर देते हैं, उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। किसी को आप इमोशनली सपोर्ट कर देते हैं, तो भी उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से सपोर्ट के साथ भी बड़ा वेरिएबल है स्ट्रेस। जितनी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनालिटी,
उतना अच्छा आप उतना कम होगा आपका स्ट्रेस का स्कोर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ओके जी, वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा आप ऊपर हुआ able to effectively combat high levels of stress differ in hardiness। हार्डनेस की टर्म दी गई थी, इसमें 3 डिफरेंट सीज हैं, मतलब तीन से चार चीजें हैं जिसमें ये जितने ज्यादा होंगे ये एलिमेंट, वो उतना अच्छा किसी भी स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकता है। ठीक है, हाईली इफेक्टिव होते हैं, उनकी हाईली इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। हर किसी का स्ट्रेस के साथ कोप अप करने की अपनी स्ट्रेटजी है ना। कोई परेशान हो के काम करने लग जाता है, ठीक है, ज्यादा उस पर कंसंट्रेट करता है। किसी को प्रॉफ की टेंशन होती है तो वो गाने सुनने लग जाते हैं, किसी को प्रॉफ की टेंशन होती है तो वो उठ के बाहर निकल जाते हैं, कुछ खा पी आते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं वो बाहर खेलने लग जाते हैं, मतलब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बैठ के नमाजें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, मुसल्ले पे बैठ जाएंगे। ठीक है, और कुछ जो है वो बैठ के वाकई में किताबें खोलेंगे, नोट्स बनाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ किसी से पढ़ने चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं उस स्ट्रेस के साथ कोप करने की। ठीक है, अब हार्डनेस का लेवल जो है ये बिल्कुल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता है। कमिटमेंट टू सेल्फ, वर्क, फैमिली एंड इम्पोर्टेंट वैल्यूज, ये सब चीजें आती हैं। आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं, अपने काम के साथ कितने सिंसियर हैं, अपनी फैमिली के साथ कितने सिंसियर हैं, और अपनी वैल्यूज के साथ। ठीक है, मैंने वैल्यू सेट कर ली है कि जी मेरी सप्ली नहीं आनी चाहिए, या मेरे इस मार्जिन से नीचे नंबर नहीं आने चाहिए, इससे नीचे नंबर आए तो इट मीन्स कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो मेरे पेरेंट्स जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं मेरे लिए, मैं उनको अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं दूंगी तो मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू सेट कर ली है कि अच्छे ग्रेड्स लेके आना मेरी वैल्यू है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, इतनी सारी फीस पे कर रहे हैं, मुझे छोड़ के आ रहे, लेके जा रहे हैं, और मुझे तमाम तर फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक, तो जितनी ज्यादा कमिटमेंट है, जितने ज्यादा आप अपनी उसके साथ कमिटेड हो, काम के साथ अपने अपने साथ सिंसियर हैं, उतना ज्यादा आप इफेक्टिवली कोप कर जाएंगे किसी भी स्ट्रेस को। सिर्फ फिलहाल तो लाइफ में भी आपके पढ़ाई का स्ट्रेस है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ के स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो कमाने की भी फिक्र होगी, ठीक है, फैमिली की भी फिक्र होगी, जिनको आपने सपोर्ट करना है उनको उनकी भी फिक्र होगी, वो सब चीजें फिर स्ट्रेस करेगी। सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर वंस लाइफ, जितना ज्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा उतना अच्छा आप मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले अपना टाइम मैनेज कर लेंगे, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा, आप सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी बैठ के पढ़ेंगे या काम करेंगे। ठीक है, अपनी नींद कम कर लेंगे, भूख कम कर लेंगे, वॉटेवर। ठीक है, जितना अच्छा सेल्फ कंट्रोल होगा वो लोग कर जाते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोग है वेट लूज कर लेते हैं, किस पे, सेल्फ कंट्रोल होता है, वो अपने आराम से अपना खाना पीना बंद कर लेते हैं, और अपने ऊपर इतना कंट्रोल होता है कि वो अपनी पसंद की चीज भी खानी छोड़ देते हैं। ठीक है, और वर्कआउट कर लेते हैं, इतना अपना स्टेमिना डेवलप कर लेते हैं, इतने कमिटमेंट हो जाती है उनकी अपने कि मैंने हर सूरत इतना वर्कआउट करना ही करना है, एक्सरसाइज करनी ही करनी। तो इतने कॉम्पिटेंट होके वो जो उनका स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, और वो इजीली बीट कर जाते हैं और अपना गोल अचीव कर लेते हैं। ठीक है, ability to see change as challenge rather than threat, जब तक चीज को एज ए चैलेंज लोगे तब तक आप ट्राई करोगे। मैंने अभी बात की थी ना कि जब हम चैलेंज लेते हैं तो हम ट्राई करते हैं उसको करने की, जब हम उसको थ्रेट लेते हैं, उसको खौफ की तरह लेते हैं, तब हम ट्राई नहीं करते, हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है, हम उस चीज से पीछे हट जाते हैं, उसको करने की ट्राई नहीं करते। अब जी फोर्थ सी, कोहेरेंस, one's internal and external environment is predictable। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स हैं। अभी हमने पीछे बहुत सारे जो फैक्टर्स की बात की है, तो उसमें हमने देखा था सोशल फैक्टर्स भी हैं और पर्सनालिटी के अपने फैक्टर्स भी हैं, जो कि सब वेरिएबल हैं स्ट्रेस के साथ। ठीक है, तो सी इज द नेक्स्ट कोहेरेंस है, वो तमाम फैक्टर्स आते हैं। ठीक हो गई, ये 4 सीज क्लियर है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर बनता है। ठीक है, ये हार्डनेस का, तो ये 4 सीज याद रखने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जॉब स्ट्रेस एंड बर्नआउट। जॉब स्ट्रेस, हाई जॉब डिमांड्स एंड लो परसीव्ड कंट्रोल।
डिमांड ज्यादा है जॉब की, जिस तरह आजकल डॉक्टर्स वाकई में हाई डिमांड जॉब्स कर रहे हैं एंड लो परसीव्ड कंट्रोल। बात आ रही है परसीव्ड कंट्रोल की, ठीक है, जहां पे हमारी परसेप्शन होगी कि हमारा इस चीज पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वहां पे ज्यादा जल्दी बर्न आउट हो जाएगा। बर्न आउट तब कहते हैं जब कोई काम करते करते थक जाते हैं बिल्कुल लोग, और फिर वो एकदम से फट पड़ते हैं कि मैंने इतनी कोशिश की, मैंने ट्राई किया, मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड दे विल ब्रस्ट लाइट, ठीक है। Burnout is more related to stress with the symptoms of emotional exhaustion and decreased sense of personal accomplishment. अभी मैंने बात की, कोई बंदा बहुत एफर्टली काम कर रहा है किसी भी वार्ड में या किसी भी जॉब में, बैंक की जॉब है या वॉट एवर जो भी जॉब है, या कोई घर में ही है, होम मेकर्स हैं जो, ठीक है, वो एक सारा टाइम काम कर रहे होते हैं, लेकिन इमोशनल एग्जॉशन कब आ जाती है, जब उनको अप्रेजल नहीं मिलता, कोई उनके काम की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, डिक्रीज सेंस ऑफ, या वो खुद खुश नहीं होते अपने काम से, कितना सारा कुछ करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं है। इमोशनली जो चीज आपको एग्जॉस्ट करके रख देती है वो हमेशा लोगों की बातें कर देती है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटीज के लोगों में उनको बहुत फर्क पड़ता है जब बाकी लोग उनके काम की तारीफ नहीं करते ना, तो बड़ी जल्दी उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड दे विल ब्रस्ट आउट। मैंने इतना कुछ किया था और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं नहीं करता, ठीक है, खत्म, वहीं पे सब कुछ। जो लोग इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी, वो अपनी सेल्फ उसके लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए काम करते रहते हैं, लेकिन जब वो एक चीज करते रहते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते, या उनको लगता है कि मेरा इस पे कंट्रोल नहीं रहा, या इसकी डिमांड्स कुछ ज्यादा हैं जो मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है इस जॉब की या इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की, तो क्या होता है, वो डिक्रीज सेंस ऑफ पर्सनल कमिटमेंट के बाद वो भी इमोशनली एग्जॉस्ट होकर उस चीज को छोड़ देते हैं। तो समझ आई बर्नआउट की क्या है। ओके, बर्नआउट में तीन चीजें हैं, एग्जॉशन, इनएफिकेसी एंड साइनिसिज्म। डिसट्रस्टफुल एटीट्यूड, मतलब आपका उस चीज पर से, जिस चीज पे से आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप एफर्ट करनी छोड़ देते हो, ठीक है, एफर्ट करनी छोड़ देते हैं तो देन चीजों का लेवल और ग्राफ डिक्रीज होता चला जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेस्ड ऑन द कॉजेटिव फैक्टर्स मींस स्ट्रेसर्स। पहले हमने बात की थी कि स्ट्रेस जो है वो उसके वेरिएबल्स देखे थे, उसके फैक्टर्स देखे थे, कौन कौन से हैं, किस किस बेस पे कम और ज्यादा हो सकता है, पर्सनालिटी टाइप पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। अब हम बात करें कौन कौन से स्ट्रेसर्स हो सकते हैं जो हर किसी की लाइफ में होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल हैं और कुछ साइकोलॉजिकल हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वही है, नॉइस, हंगर, डिजीज, ये सब के अंदर स्ट्रेस करेंगे, सबको शोर से उलझन होती है, ठीक है, सबको शोर बुरा लगता है, सब भूख में जो है, जिसको हंगर जितना ज्यादा होगा वो उतना गुस्से में आ जाएगा, उतना स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है। डिजीज भी इसी तरह है, जो लोग जितने ज्यादा बीमार होते हैं वो उतने ज्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, बड़े नेचुरल सी चीजें हैं। साइकोलॉजिकल किस तरह से, लो सेल्फ एस्टीम और सोशल फैक्टर्स, जो भी हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि जो पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी के टाइप्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से स्ट्रेस को परसीव करती हैं, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से। एक के लिए वही इन्वायरमेंट बड़ा फेवरेबल है और एक के लिए नहीं है। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं उनकी सेल्फ एस्टीम अटैच होती है लोगों की अप्रेजल के साथ, ठीक है, तो वो जब लोगों से अप्रेजल नहीं मिलेगा तो उनकी लो हो जाएगी सेल्फ एस्टीम, तो उनके लिए ये चीज एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कॉज करेगी, कोई भी चीज जिसमें लोग उनकी तारीफ ना कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग उनकी चीजों को हाईलाइट ना कर रहे हो, नोट ना कर रहे हो, ठीक है, इस तरह सोशल फैक्टर्स में आती है। जी बिल्कुल, नॉइस अगर तो किसी को बहुत ही पसंद है, पार्टीज और कंसर्ट्स और हंगामा और शोर, सिर्फ उन्हीं को पसंद आ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है फिर पर्सनालिटी पे। लेकिन ज्यादातर वो भी नहीं बर्दाश्त होता जब आपको साथ में भूख भी और नींद भी हो, तब आपसे वो नॉइस भी नहीं बर्दाश्त होना,
ठीक है। आगे स्ट्रेस की टाइप्स आती हैं हमारे पास, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, एक्यूट और क्रॉनिक के साथ। आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यू स्ट्रेस क्या है और डिस्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि मोटिवेट करता है, फोकस कराता है एनर्जी पे, शॉर्ट टर्म है, परसीव्ड एज विद इन आवर कोपिंग एबिलिटी। इसकी सबसे मेन चीज ये है कि हम, जो हमने अभी बात की थी कि जब हम किसी चीज का स्ट्रेस एज ए चैलेंज लेंगे तो हम उसको करने की ट्राई करेंगे। जब हम उसकी, हमारी परसेप्शन होगी कि ये विद इन आवर कोपिंग एबिलिटीज है, हम इस चीज को कर सकते हैं। कोई भी काम है, कोई भी काम है लाइफ का, आपने एक्सट्रैक्शन करनी है, आपने स्केलिंग करनी है, आपने कोई टेंसर बनाना है, वॉट एवर, जब तक आप परसीव करेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी कोपिंग एबिलिटीज में है, ठीक है, तब आप खुशी खुशी एक्साइटेड होकर उसको करने की कोशिश करेंगे। जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तो आपको और ज्यादा खुशी होगी, ठीक है, फील्स एक्साइटमेंट। और उससे क्या होगा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जब उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अगली दफा और ज्यादा ध्यान से करेंगे कि अच्छा मैंने क्या क्या किया था, उसका ये रिजल्ट आया, मेरा क्या वहां से रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, आप इसका फाइंड आउट करके उस पर और ज्यादा परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली आप अगर एग्जाम में या किसी भी चीज में करें, क्योंकि कल को जब क्लिनिकल स्किल आपने करनी है ना, तो क्लिनिकल काम में सबसे ज्यादा मजा ही है, एट द स्पॉट रिजल्ट्स मिलते हैं और एट द स्पॉट एक्साइटमेंट होती है, और वहीं पे आपको पता चल जाता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। अगर तो आप अच्छे होते हैं, कामयाब हो जाते हैं पहली दूसरी दफा में, या तो आपकी आगे जाके इम्प्रूव होती जाती है परफॉर्मेंस, विद द टाइम प्रैक्टिस में बहुत इम्प्रूवमेंट आती जाती है, जब तक यू स्ट्रेस रहता है। जब ये डिस्ट्रेस होगा, ठीक है, आप डिसहार्ट हो जाएंगे बिल्कुल ही, तब आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। डिस्ट्रेस इज द नेगेटिव स्ट्रेस, जो कि आपको मोटिवेट करने की बजाय एंजाइटी क्रिएट करेगा। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इट परसीव्स एज आउटसाइड ऑफ अवर coping abilities. Feeling unpleasant, decreased performance can lead to mental and physical problems. कोई भी परफॉर्मेंस है, कोई भी टास्क है आपका, ठीक है, छोटे छोटे से जो आपको अभी भी टास्क दिए जाएं, अगर तो वो आप में एंजाइटी कॉज कर रहे हैं, आपने अक्सर नोट किया ना कि परेशान होकर हम चीजें थोड़ी सी गलत कर जाते हैं, ठीक है, क्यों, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो रहा होता है। हम अपने ऊपर कंट्रोल अपना जो होता है, हमें लग रहा था हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, हम ये कर नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा आप डर रहे होते हैं उतना ज्यादा आप वो गलत कर लेते हैं। जब आप उस चीज को एज थ्रेट लेते हैं तो आप या तो ट्राई नहीं करते, अगर ट्राई की भी है तो वो इस तरह की ट्राई होती है कि उसमें चीजें ठीक नहीं हो पाती, ठीक है, सिंसियर एफर्ट नहीं होती उसमें। तो डिस्ट्रेस इज द नेगेटिव स्ट्रेस। इससे क्या होगा, नीचे जाता जाएगा ग्राफ परफॉर्मेंस का। ये देखिए, ये हमारे पास एक परफॉर्मेंस का लेवल है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और इधर एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, आप इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है। बहुत कम स्ट्रेस लेवल है, जैसे बिल्कुल साल का स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई प्रॉफ की टेंशन नहीं होती, कोई टेस्ट की टेंशन नहीं होती कि अभी तो शुरू हुआ है साल, अभी तो दिन है खेलने के, हंसने के, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस रहता है तब तक आप बिल्कुल चाहे जब जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी वादे किए होंगे पहले दिन से पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ते, ठीक है, क्यों, स्ट्रेस का लेवल इतना कम होता है कि हम इनएक्टिव रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है, साल के मिड में आके जो है वो आपको एक ऑप्टिमल सा स्ट्रेस पड़ता है, मतलब तब कोई ना कोई टेस्ट भी आ रहा होता है, तब आपने वार्ड्स में भी जाना होता है, कोई ना कोई सिलेबस में कभी एक चीज का टेस्ट आ रहा है, कभी दूसरे का आ रहा होता है, ठीक है, एक ऑप्टिमल सा स्ट्रेस होता है। जब ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, डेली टेस्ट हो रहा है, वार्ड भी जाना है, आप उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, फटीग्ड हो जाते हैं, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसको वो सारी चीजें कर सकें, ठीक है, मैनेज। तो क्या होता है, एक स्ट्रेस का स्ट्रेस, दूसरा टाइम कम होने का स्ट्रेस, अगला फिर एक टेस्ट खड़ा है सर पे, अगला एक रिवीजन टेस्ट है, फिर आगे से वो आ जाती हैं चीजें, तो फिर क्या होता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो देन बर्न आउट हो जाता है, एंजाइटी, पैनिक, एंगर, ये सब कुछ आता है, एंड देन ब्रेक डाउन। अब बिल्कुल छोड़ देते हैं, होना है अब फेल हो जाएंगे बस, और क्या करें, हमसे नहीं होता, ठीक है, हमसे नहीं पढ़ा जाता, हमने फेल होना है,
दैट इज बर्नआउट। आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो आता है। और ये जो स्ट्रेस की कर्व है इन्वर्टेड यू मॉडल, ठीक है, इसको याद रखते हैं। ये कर्व एक्सप्लेन हो रही है, समझ आ गई सही? ये वही वाली है, काम है, स्ट्रेस है, फिर डिस्ट्रेस आ रहा है, फटीग है, एग्जॉशन है, ब्रेकडाउन है, ठीक है। हमने दरमियान में यू स्ट्रेस पे रखना होता है। अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहते हैं, मींस बीच में ब्रेक्स आने चाहिए किसी भी एग्जाम्स में, प्रॉफ्स में, ठीक है, तो ये सब कुछ उस तरह होता है। वही वाली है रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। हम हमारे तीन फेजेस में हम रिस्पॉन्स करते हैं। पहला फेज जो होता है रिस्पॉन्स का, किसी भी स्ट्रेस को, स्ट्रेस आया, ठीक है, कोई भी टेस्ट आया, प्रॉफ आया है, या कोई वॉट एवर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, या कोई छोटा सा टास्क किसी ने खड़े खड़े दे दिया कि ये आपने यूं करना है, ठीक है, सबसे पहले करते हैं सेम उसी तरह। सिंपैथेटिक जो है वो एक्यूट स्ट्रेस के साथ है, और पैरासिम्पैथेटिक क्रोनिक स्ट्रेस के साथ है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सब कुछ तो आपने पढ़ा है ना फिजियो में पूरा डिटेल से। बहरहाल आगे भी देखते हैं हम। और नेक्स्ट फेज 2 जो है ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, ठीक है। थर्ड फेज आता है एग्जॉशन का, आगे हम इसकी डिटेल करते हैं। जो फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स आता है, पैरासिम्पैथेटिक में फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पिपल्स आई डायलेट हो जाएंगे, लंग्स जो है वो डीप ब्रीथिंग शुरू कर देंगे, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, चिलिंग, स्वेटिंग, ये बड़े नॉर्मल से रिएक्शंस हैं जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है। स्लाइवा बहुत डिक्रीज हो जाता है, और वो जब जैसे वो नहीं कहते कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब वो सलाइवा डिक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और स्टमक में एंजाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, मसल्स बड़े टेंस रहते हैं। तो जगह जो बहुत एंजाइटी वाले लोग होते हैं वो चेयर पे आराम से सुकून से रिलैक्स होकर बैठते भी नहीं है, बड़े स्टिफ बैठे होते हैं, और चेयर के कोने में लटक रहे होते हैं, और रिलैक्स होकर भी नहीं इवन बैठते हैं। वो क्या चीज शो कर रही होती है, अगला बंदा स्ट्रेस में है। जब आप वाइवा में होते हैं तब आपको ये सब कुछ, मेरे ख्याल में ये सारे फ्लाइट एंड फाइट वाले रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं जब आपने वाइवा देना होता है, ठीक है, अगली बारी आपकी है। तो ये सब कुछ होता है, पिपल्स भी डायलेट हो जाते हैं, डीप ब्रीथिंग भी शुरू हो जाती है, पता नहीं अंदर जाके क्या होना है मेरे साथ, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और स्वेटिंग तो बड़ी कॉमन सी चीज है, ठीक है। फूड मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, भूख नहीं लगती अक्सर लोगों को स्ट्रेस में, ओके। फेज 2 हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये पूरा आप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अपने उसमें पढ़े होते हैं फिजियो में, कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, वो इंटीरियर प्रोजेक्टरी पे जाता है, वो आगे एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन पे जाता है, आगे वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे आता है, देन कॉर्टिसोन रिलीज होता है, और दोनों का नेगेटिव फीडबैक है कि जितना ज्यादा जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हार्मोन्स कम हो जाएंगे, कॉर्टिसोन का लेवल वापस कम हो जाएगा। ये सेकंड फेज है, ठीक है हमारा। थर्ड फेज है एग्जॉशन। आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, ऑल द एनर्जी इज बीइंग ड्रेन्ड। जब स्ट्रेस इतने लंबे अरसे के लिए रहता है या इतना ज्यादा होता है कि आपकी कैपेबिलिटी और आपकी कोपिंग से बाहर निकल गया है, तो देन क्या होगा, आप फिजिकली, इमोशनली, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एनर्जी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी, देन यू आर ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड। इस तरह से ये हमारे 3 फेजेस आते हैं रिस्पॉन्स के। सबसे कम जब स्ट्रेस होगा तो वो आएगा, ठीक है, जो फेज 1 हमने देखा था फ्लाइट और फाइट वाला। जब उससे ज्यादा स्ट्रेस होगा तो फेज 2 में आ जाएंगे। जब बहुत ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, तब फेज 3 में चल जाएंगे। अब हम बात में, बिल्कुल बेटा ये भी एक स्ट्रेस है, शेख साहब आ गए, तो उसमें भी आप बिल्कुल इसी फेज में रिएक्ट कर रहे होते हैं। पहले तो सिर्फ आंखें बाहर आती हैं, ठीक है, डरना शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और जब वो नहीं जाते और आपको उठा के खड़ा भी कर लेते हैं और 2 थप्पड़ भी लगा देते हैं, डांट भी देते हैं, तो देन आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। our stress response system defends and then fatigue। पहले पहले हम
अपने हमारा जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो डिफेंड करता है किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी चेंज को जो आ रहा है। देन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, जब वो नहीं उससे ये सारा होता तब वो फटीग हो जाता है। ठीक है, अब इस ग्राफ से भी हमें शो होता है पहला फेज जो है वो ये अलार्म रिएक्शन है, मोबिलाइज करें अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शेख साहब अंदर आ गए हैं तो आप क्या करते हैं, फौरन मोबिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, मीन्स अपना कार्ड निकाल के डाल लिया गले में, फटाफट ओवरऑल पहन लिए। किसी ने कोई जिस किसी ने विदाउट यूनिफॉर्म हुआ उसने छुपने की ट्राई की, कोई शूज इस तरह से पहने हुए हैं तो पहले आपकी कोशिश होती है टांगे मरोड़ के किसी तरह कुर्सी के नीचे ही रख दें हम। ठीक है, ये क्या होता है, मोबिलाइज कर रहे होते हैं आप अपने रिसोर्सेज को। एक अलार्म रिएक्शन है, ये फेज 1 है जब स्ट्रेसर अकर होता है। फेज 2 रेजिस्टेंस, कोप विद द स्ट्रेसर। सेकंड पे क्या होता है, बिल्कुल मोबाइल भी अपने छुपाते हैं आप। तो फेज 2 में क्या करते हैं, फिर आप कोप करते हैं उनके साथ, यानी उनके सामने चुप करके आप खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कर लें हमारे साथ जो सलूक आपने करना है। ठीक है, पहले तो आप उनको एक्सप्लेनेशन देने की, अगर तो आपके पास कोई हो कि मेरा कार्ड यहाँ रह गया, अगर वो आपसे पूछते हैं कि तुम्हारा कार्ड कहाँ है, तुम्हारा लैब कोट कहाँ है, या तुम्हारा ओवरऑल कहाँ है, फोन जिस तरह अगर वो आपका मांग लेते हैं, तो पहले आप रेजिस्टेंस शो करते हैं, सर सॉरी, या ना लें, या तोड़े ना, या वापस कर दें, कुछ भी वट एवर उनको आप देते हैं। ठीक है, आपकी आप क्या है उसको रेजिस्ट करते हैं उस स्ट्रेस को। लेकिन जब वो बढ़ जाता है फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट इन द एंड वो आपका मूड यही होता है कि जी ये हमारी कोपिंग स्ट्रेटजी के अंदर अंदर ही किसी तरह रिजॉल्व होगा, मतलब वो गालियां शालियां दे के चले जाएं, थप्पड़ चप्पड़ मार के चले जाएं, लेकिन फोन छोड़ जाएं। लेकिन जब इस तरह की रेजिस्टेंस किसी तरह से काम नहीं आती, फिर क्या होता है, एग्जॉशन हो जाती है, रिजर्व आपके डिप्लीट हो जाते हैं, मीन्स आपका फोन चला गया है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ बैठ के मातम कर सकते हैं। ओके, ये चीज क्लियर होगी, जनरल अडेप्टेशन आप किस तरह से अडेप्ट करते हैं स्ट्रेस के साथ। ठीक है, ये इसकी सारी बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, कोर्टिसोल ज्यादा हो जाते हैं, इंसुलिन ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस के साथ। अच्छा, अब आती है क्रोनिक स्ट्रेस की बात। पहले तो हमने स्ट्रेस में वही सारी चीजें आ जाती हैं, देखें, जो हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल एक्सेस है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, कोर्टिसोल एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोनॉमिक सेंटर की एक्टिवेशन हो जाएगी, कैटेकोलामीन ज्यादा हो जाएंगे। जब ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं तो फिर क्रॉनिकली कोई बहुत लंबे अरसे तक एक ही स्ट्रेस हो रहा है, मतलब किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, किसी एक्सीडेंट के बाद हुई है या किसी डिजीज के बाद हुई है, तो किसी भी तरह का लाइफ लॉन्ग जिसमें स्ट्रेस है वो रहेगा। ठीक है, उसमें फिर ये सारी चीजें आएंगी, उसमें ये सब कुछ स्ट्रेस होगा। कोई बहुत अरसे तक डिप्रेस है, किसी का डिप्रेशन बहुत लंबा चला गया है, या किसी भी वजह से आप क्रॉनिक किस्म के स्ट्रेस है। क्रॉनिक स्ट्रेस तभी होगा जब मल्टीपल टाइम्स फेलियर हो जाए। ठीक है, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपकी कोपिंग एबिलिटीज खत्म हो गई हैं, अब आपसे ये चीजें हैंडल नहीं हो सकती, देन ये सारी रिएक्शंस आएंगी, प्रोथ्रोम्बस, प्रोथ्रोम्बोसिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, ऑक्सीडेटिव इम्बैलेंस है, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव हो जाएगी, हार्ट जिस तरह वो कहते हैं ना, ये जिसको जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है तो फिर उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, देन उसके बाद डायबिटीज की तरफ चला जाता है, और सेम इसी तरह उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे इतना रहता है कि वो हाइपरटेंसिव हो जाता है। ठीक है, एंडोथेलियल डिसफंक्शंस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। वैसे ही हमने पढ़ा था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज वैसे टाइप ए पर्सनालिटीज में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, हर चीज का ज्यादा स्ट्रेस परसीव करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर ये सब चीजें, स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स के लेवल को बहुत ज्यादा चेंज करता है। ठीक है, साइकोलॉजिकली जो इश्यूज होते होते हैं फिजिकली भी बहुत हो रहे होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे होते हैं बराबर उतने उतने। तो फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ डिटोरिएट हो रही होती है विद स्ट्रेस। ठीक है, तो इसलिए अपनी पर्सनालिटी में इतनी चेंजेस लाने की कोशिश करें कि आप
चेंजेबल हों, आप मॉडिफाइबल हों, आप अडेप्ट करना सीखें। क्यों? इससे क्या होगा? आप कम परसीव करेंगे। हमने बात की ना कि स्ट्रेस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। तो परसेप्शन ऑफ थिंग्स, जब जितना हम किसी चीज को कम स्ट्रेसफुल परसीव करेंगे उतना आपका लेवल कम रहेगा, उतना ज्यादा आप इजीली चेंज को एक्सेप्ट करोगे, उतनी कम बायोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल सारी चेंजेस आपकी बॉडी में होंगी। ठीक है। फूड क्रेविंग ज्यादा होंगी, खाएंगे ज्यादा, वैसे टेंशन में इसीलिए मीठा अच्छा लगता है क्योंकि वो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। ठीक है। एब्डोमिनल फैट आ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। जबकि तो क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके। हम जी, हम कॉर्टिसोल पे बात कर रहे थे। फूड क्रेविंग एंड लॉट्स ऑफ एब्डोमिनल फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड शुगर। क्लास अब आपको आवाज आ रही है ना? और मूड स्विंग्स एंड हाई एंजाइटी, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, ये तमाम हाई कॉर्टिसोल के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। और इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर, डिस्टर्ब स्लीप, डिप्रेशन, प्रीमेच्योर एजिंग, सारी ये सारी चीज़ आपको पता है। स्किन कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको एक्ने के प्रॉब्लम्स भी उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है। हेयर लॉस एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये सब कहते हैं। ओके। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं, सोशल विड्रॉल, पुअर स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, excessive smoking, drinking, drug abuse, carelessness, ठीक है, prone to accident, impaired relations, breakup of old relation and reckless behaviors। ये तमाम behavioral manifestations आती हैं जब stress के साथ आप cope up नहीं कर पाते। ठीक है। तो उसमें किस तरह से, जब आपको लगता है कि चीजें आपकी कैपेसिटी से बाहर है, तो आप क्या करते हैं? जब आपसे नहीं होता, बार बार मल्टीपल फेलियर्स हुए हैं, तो आप सोशली विड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है। किसी की 2 दफा 3 दफा सप्ली आए तो अगली दफा उसका दिल नहीं करता सबका सामना करने पे। ठीक है, कि मुझे सबको बताना पड़ेगा, मुझे एम्बैरेसिंग फील होगा, व्हाटएवर, इस तरह। ठीक है। पुअर स्लीप एंड इटिव हैबिट्स, ये भी क्वाइट कॉमन है। ठीक। प्रोन टू एक्सीडेंट्स रहते हैं। जब रेकलेस बिहेवियर होगा, केयरलेस बिहेवियर होगा, तो किसी भी किस्म के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उनकी लाइफ में। मतलब वो कुछ भी काम गलत कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। ठीक है। इम्पेयर्ड रिलेशंस एंड द ब्रेकअप ऑफ ओल्ड रिएक्शंस, ये सारे रहते हैं। अब स्ट्रेस किस किस तरह से हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। स्ट्रेस के साथ बॉडी में कौन सी आती हैं? हेडेक्स होते हैं, फटीग मसल्स हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं, मसल ट्विचिंग, स्किन इरिटेशन, मींस हर सिस्टम को अफेक्ट करता है स्ट्रेस, कार्डियोवैस्कुलर को, रिस्पिरेटरी को। ठीक है। और उसके बाद स्किन को, इम्यूनिटी सिस्टम को, हर हर सिस्टम को स्ट्रेस अफेक्ट करता है। ठीक है। माइंड के साथ क्या चेंजेस आती हैं? इमोशंस के साथ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ ज्यादा हो जाता है। एपैथी मींस लॉस हो जाना किसी भी चीज का, फंक्शनल लॉस। ठीक है। माइंड में हर वक्त वरिड, नाइटमेयर्स, हैस्टी डिसीजंस, नेगेटिविटी, इनडिसीजंस, ये सारी चीजें माइंड में रहती हैं। ठीक है। और ये सब कुछ किसके साथ चल रहा है? स्ट्रेस के साथ।
ठीक है? जितना ज़्यादा स्ट्रेस का स्कोर ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा माइंड में ये वाली चेंजेस आएँगी। बिहेवियर्स में बिल्कुल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग ड्रग अब्यूज़ शुरू कर देते हैं क्योंकि कुछ देर के लिए उससे सैटिस्फैक्शन मिल जाती है इसलिए। स्मोकिंग ज़्यादा हो जाती है, रेस्टलेसनेस रहेगी, इंसोम्निया, ठीक है? ड्रिंकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एवरीथिंग, ठीक है? ये अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो आपको आइडिया होगा बिल्कुल स्ट्रेस के साथ यही सारी चीज़ें आती हैं, बॉडी में ये आ रही हैं, इमोशंस में आ रही हैं, बिहेवियर में आ रही हैं, माइंड में आ रही हैं। और स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है वो हमने पीछे पढ़ा है कि वेरिएबल्स कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, टाइप्स कौन सी हैं, किस तरह से प्रमोट होता है, किस तरह से हम उसको रिएक्ट करते हैं, फिर हम उसका रिस्पॉन्स किस तरह से देते हैं। स्ट्रेस नो डाउट हर किसी की लाइफ में है, लेकिन हर किसी की उसकी परसेप्शन डिफरेंस है, ठीक है? कोपिंग विद द स्ट्रेस, सबसे पहले क्या है, जो स्ट्रेसर है उसको मैनेज करना है। आपको किस वजह से स्ट्रेस है, बेसिक कॉज क्या है आपके स्ट्रेस की। आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपको कोई करियर का स्ट्रेस है, आपको कोई स्टडीज का स्ट्रेस है, ठीक है? जो भी स्ट्रेसर है उसका राइट पॉसिबल वे क्या है उसको मैनेज करने का। पढ़ने का स्ट्रेस है तो क्या है, टाइम मैनेज करो, पढ़ो, ठीक है? तो लेक्चर्स अटेंड करो, किताबें खोल के पढ़ो, ठीक है? इस तरह से वो मैनेज हो जाएगा। मैनेज टाइम, जब आप टाइम मैनेज कर लेते हैं ना, आपके लाइफ में से आधे स्ट्रेसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है? जब आपका टाइम मैनेज होगा, आप पढ़ेंगे भी, आप कमाएँगे भी, आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि जैसे ही अब अगले आगे आपने जाना है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है? तब पोस्ट ग्रेजुएशन भी मोस्टली मोस्टली लोगों से पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं हो पा रही होती? ग्रेजुएशन तक तो हर कोई पास कर जाता है, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोग पार्ट 2 में फँसे रह जाते हैं, ठीक क्यों? क्योंकि उस वक़्त उनकी लाइफ में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। मोस्टली की फैमिली शुरू हो चुकी होती है, फीमेल्स मैरिड होती हैं, बच्चे और इन-लॉज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। और मेल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। मैरिड होते हैं तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ ना कुछ आ जाती हैं उन पे, ठीक है? तो क्या होता है वहाँ पे, सबसे पहले इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस की वजह से उनका फिर पार्ट 2 डिले होता है, मतलब नहीं पास हो पा रहा होता है एग्ज़ाम। तो जब इन सारी चीज़ों के साथ मैनेज करेंगे, सबसे पहले क्या है, मैनेज करें अपना टाइम। जितना जल्दी आप अपना टाइम मैनेज कर लेंगे, उतनी जल्दी आप स्ट्रेस से कोप कर जाएँगे। टाइम मैनेज किया, स्ट्रेसर को मैनेज किया, अपने बिहेवियर को यानी सेल्फ कंट्रोल पे, हमने जो अभी वो 3 सीज़ वाली बात की थी कि जिन वो लोग बेटर किस तरह से कोप करते हैं किसी भी हाई डिमांड स्ट्रेस को, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट होते हैं सेल्फ के साथ, ठीक है? कोहेरेंट होते हैं, वो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब आपके सेल्फ कंट्रोलेबल बिहेवियर्स है ना, ठीक है? जब वरना इसकी फिर एडिक्शन हो जाएगी। एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, रिलैक्सेशन, ठीक है? रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। हर वक्त नेगेटिव सोचने से बेहतर है कि आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, ठीक है? बजाय इसके कि एग्जाम को बैठ के नेगेटिव सोचने के कि हाय फेल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना सारा सिलेबस है, कवर कैसे करें? उसकी बजाय आराम से 2 घंटे पढ़ें, बाहर घंटा या 15 मिनट, 20 मिनट जो भी है, आराम से रिलैक्स करें, कुछ भी करें उस टाइम में, तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। ओके, कोपिंग विद द स्ट्रेस। ओके, बायोफीडबैक, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और सोशल सपोर्ट, यही सारी चीज़ें अभी हमने बात की है। बायोफीडबैक में थॉट प्रोसेसेस को आप अपने कंट्रोल करते हैं, अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस है। जो सोचते हैं उसको एक टाइम बना के, मैनेज करके, एक टास्क बना के उसको कंट्रोल करेंगे, उसको करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज होंगे थोड़ी देर के लिए, एक तो आपका माइंड वहाँ से सेटअप अलग हो जाएगा, दूसरा क्या है, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जिससे वो एक हैप्पी हार्मोन्स है, ठीक है? वो हो जाएगा। रिलैक्सेशन, सोशल सपोर्ट वही आता है। अच्छा जी, अब आपने पेशेंट्स के साथ डील करना है तो फिर आपने किस तरह से करना है? पेशेंट्स नॉर्मली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। जब आप पेशेंट्स के साथ डील करोगे तो याद रखना है वो नेचुरली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है
कि वो उनका स्ट्रेस का लेवल कितना कम हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, पेशेंट एट द स्पॉट रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है नेगेटिव उनको कोई कमेंट नहीं देना, ठीक है। कोई नेगेटिव चीज उनके सामने नहीं है, और एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, उनको सीधा ये नहीं कह देना कि बस ये अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस आप गए। नो, आपका बड़ा एक, आपने उनको ये कहना है कि हम ट्राई करके देखते हैं, होपफुली अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, दैट्स द थिंग, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो है वो बाकी इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर, भी सारी चीजें हैं मेरे ख्याल में। ये एक पूरा टेबल बना हुआ है बुक में, ये आप पढ़ लेंगे होपफुली, ठीक है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? हमारे 5 मिनट वेस्ट हो गए थे, लेकिन हो गया बहरहाल पूरा। कोई क्वेश्चन? क्लास? नो, ओके, सब कुछ समझ आ गया। बड़ा इजी सा, बड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। बुक में बड़ी डिटेल से दिया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल है बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज होगी इसमें, ठीक है। फिर भी अगर कुछ हो तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज।